हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 28 नवंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब तक जो भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर उन सारे का PDF मैंने ऐप पर डाल दिया है। तो अगर आप PDF डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। आप जाना इस वाले सेक्शन में जहां लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल, आपको PDF इसी में मिलेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल है, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? देखो, पौधों में वृद्धि जीवन भर चलती है। पौधों में वृद्धि जीवन भर चलती है, लेकिन ये जो वृद्धि होती है वो पूरे पौधे में नहीं होती है, पौधे के कुछ हिस्सों में होती है। पौधे के कुछ हिस्सों में होती है और केवल उन्हीं हिस्सों में होती है जिन हिस्सों में पाया जाता है विभज्योतक। विभज्योतक, 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 है ना। प्लांट के जिस पार्ट में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं केवल वही पार्ट्स ग्रो करते हैं। ठीक, तो पूरे प्लांट बॉडी में ये विभज्योतक नहीं पाया जाता है, पादप के कुछ ही हिस्सों में पाया जाता है ना, कुछ खास हिस्सों में पाया जाता है। तो स्थान के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, ये 3 प्रकार के विभज्योतक होते हैं और इसी विभज्योतक के कारण पादपों में जो है जीवन भर वृद्धि होती रहती है। ठीक ना, इसी विभज्योतक के कारण पादपों में जीवन भर वृद्धि होती रहती है। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक टिश्यू केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरे प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता है। प्लांट के जिस पार्ट में पाया जाता है केवल उसी पार्ट में प्लांट जो है ग्रो करते हैं। ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक है ये तने के शीर्ष और जड़ के शीर्ष में पाया जाता है। तने के शीर्ष में और जड़ के शीर्ष में पाया जाता है, तो इसलिए जो तने का शीर्ष वाला भाग होता है वो वृद्धि करता है और जो जड़ का शीर्ष वाला भाग होता है वो वृद्धि करता है। राइट। और ये पार्श्व विभज्योतक, इसके कारण तने की मोटाई बढ़ती है। केवल द्विबीजपत्री पादप में ये आपको मिलेगा। और ये अंतर्विष्ट विभज्योतक ये केवल एक बीजपत्री पादप में मिलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और आप याद रखेंगे कवक की कोशिका भित्ति के बारे में। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये सेलुलोज और काइटिन दोनों ही जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है कौन सी धातु? जब धातु को उसके अयस्क से निकाला जाता है तो एकदम से आखिरी में जाकर के धातु को प्यूरिफाई करने का काम किया जाता है, रिफाइन करने का काम किया जाता है, शुद्धिकरण उस धातु का किया जाता है। अब धातु को शुद्ध करने की कई सारी विधियां हैं। आसवन है ना, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन है, लिक्विफिकेशन है, जॉन रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। कई सारे मेथड्स होते हैं मेटल को प्योर करने की, है ना, या फिर रिफाइन करने की, प्यूरिफिकेशन की। अब कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा डिपेंड करता है उस धातु के गुणधर्मों के ऊपर कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। आप जो है आसवन विधि में याद रखेंगे कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इन सारे धातुओं को शुद्ध करने के लिए जो है आसवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक बर्तन में जो है धातु को गर्म किया जाता है। और ये धातु जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें जो अवाष्पशील अशुद्धियां होती है बर्तन में वो रह जाती है और धातु वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उस धातु को जो है जो वाष्प में कन्वर्ट हो चुकी है उसको ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर ठोस में। तो आप जो है जिंक बोलेंगे, जस्ता बोलेंगे। ये आसवन आपको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में मेंशन नहीं है। ठीक, एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वैद्युत अपघटनी परिष्करण। डी हमारा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो पाचित भोजन का अवशोषण किया जाता है और फिर उसका परिवहन किया जाता है अंगों तक, कोशिकाओं तक, जहां उसका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है, तो वो प्रक्रिया कौन सी है ना? वो प्रक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, पाचन होगा नहीं, है ना? स्वांगीकरण हमारा आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पत्तियों से जल का ह्रास वाष्प के रूप में। फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और पाचन यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, है ना? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। तो जो हमारे अंदर मनुष्यों में ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन चलता है, मनुष्यों में जो पोषण की प्रक्रिया चलती है उसमें देखो 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। यानी भोजन को खाना, अंतर्ग्रहण, है ना? भोजन को खाना, अंतर्ग्रहण। उसके बाद जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका पाचन होता है ना? उसका पाचन होता है। तो इसके बाद होता है अगला प्रोसेस डाइजेशन, ठीक। और इसके बाद होता है, डाइजेशन के बाद जो खाना पच जाता है उसका होता है अवशोषण, है ना? एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाती है ना? एब्जॉर्प्शन हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में वो पाचित भोजन पहुंचता है और ब्लड से कोशिकाओं तक जब पहुंचता है तो कोशिकाएं उन अवशोषित, ये जो अवशोषित भोजन होता है इसका कोशिकाएं यूज करती है। वो जो कोशिकाएं इस अवशोषित भोजन का यूज करती है, इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहा जाता है ना? एसिमिलेशन कहा जाता है। हिंदी में स्वांगीकरण बोलते हैं, ये किया जाता है, राइट। और जो खाना पचता नहीं है पाचन प्रक्रिया में, वो अपाचित रह जाता है, उसे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और इसे कहा जाता है इजेशन, ठीक। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स याद रखिएगा: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथेन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में आपको पढ़ना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ पर यह है एथेनॉल। इस एथेनॉल को गर्म किया गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना? एथेनॉल था, उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया गया और फिर पूरे मिश्रण को गर्म किया गया। तो ये एथेनॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है एथीन में कन्वर्ट हो गया, यानी बोल सकते हो कि अल्कोहल जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। और कैसे कन्वर्ट हुआ? पानी बाहर निकला है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अल्कोहल का निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। जो अल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन हो गया, इससे पानी बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, ठीक है? निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया में क्या होता है कि 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। यानी जो अल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, है ना? पानी बाहर निकला है यानी कि अल्कोहल का हो गया डिहाइड्रेशन। तो जो डिहाइड्रेशन करवा दे उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र है, याद रखिएगा, तनु नहीं है, सांद्र है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, गर्म किया जाता है 443 केल्विन पर। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी?
तो धारा बराबर हो जाएगा ओम के नियम से V बट्टे में R इक्विवेलेंट। अब देखो V का मान 12 दिया गया है और जो R इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम में है तो दोनों को हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। तो 12 बट्टे में 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर बी राइट आंसर। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? ये पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम है जो ऐसे ऐसे झूलता है ना, ऐसे ऐसे झूलता है ना, और ये बॉब है, इसको बॉब कहते हैं, ऐसे रस्सी से लटका हुआ है। तो ये जो ऐसे ऐसे झूलता है, तो इस पोजीशन को जब बॉब यहाँ पे होता है तो इस वाले पोजीशन को ये मैक्सिमम इतना दूर ही जा पाता है और इधर मैक्सिमम इतना दूर जा पाता है। तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, है ना, चरम स्थिति बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। इसे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर बीच में ऐसे लटका हुआ है इसे हम लोग मेन पोजीशन बोलते हैं, मेन पोजीशन बोलते हैं। तो होता ये है कि जब ये बॉब अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम होती है। फिर ये एक्सट्रीम से जब ये मेन पोजीशन की ओर आता है, लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो मेन पोजीशन पे आने के बाद जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी घट करके 0 हो जाती है। फिर इस वाले एक्सट्रीम पर जब ये बॉब पहुंचेगा तो वापस से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी जो है अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है ये 0 हो जानी है और पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है 0 हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, और ये जो मेन पोजीशन है यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। यहाँ पर कहा गया है क्या होता है जब एक पेंडुलम अपनी औसत स्थिति से इस वाली स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा घटती है ना, गतिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक। और एकदम से एक्सट्रीम पे जाने के बाद गतिज ऊर्जा 0 हो जानी है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? गर्भ निरोध क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण होता है? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, उसे रोकने के लिए जो है गर्भ निरोध किया जाता है। सी हमारा राइट आंसर। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर, हवा से तिरछी दिशा में कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है। जैसे ही प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अब देखो बाकी ऑप्शन आपको, बाकी स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सच है। वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, वैसे निर्वात में अधिकतम होती है, लेकिन जितनी प्रकाश की चाल निर्वात में होती है उतनी हम लोग वायु में लेकर के चलते हैं सुविधा के लिए। तो वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, बाकी किसी भी माध्यम से हम कंपेयर करेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। इससे अधिक चाल वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग इतना मानकर चलते हैं। अब इससे अधिक चाल जो है किसी भी माध्यम में नहीं हो सकती है प्रकाश की। तो अगर वायु से कांच में प्रकाश आ रहा है तो इसकी चाल नो डाउट कम हो जाएगी। तो ये तो सही है, यानी कि जो भी सही आंसर है उसमें स्टेटमेंट 3 तो आपको दिखने वाला है। बिना स्टेटमेंट 3 वाले जो भी हैं आप उसको काट सकते हो, यानी बी और सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब देखो जब कांच के स्लैब पर, और ये स्लैब जो है पैरेलल होनी चाहिए, है ना, पैरेलल होनी चाहिए, वैसे स्लैब के केस में ही आपको जो है पढ़ना है, यानी जो उनकी फलकें हैं वो एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। तो ये 3D में आप इमेजिन करना, ये कांच का स्लैब है, ये इंसिडेंट रे है, ये एयर है और ये ग्लास है। तो ये आपतित किरण है, क्या होगा, इस PQ सरफेस पर अपवर्तन होगा
है ना, अपवर्तन होगा, फिर यहाँ पर अपवर्तन होगा और फाइनली वापस से जब प्रकाश किरण जो कांच के स्लैब को पार करने के बाद निकलेगी उसे हम लोग इमर्जेंट रे बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। तो ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच बना ये जो एंगल है आई, इसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो अभिलंब है और ये जो अपवर्तित किरण है, इसके बीच जो बना एंगल है उसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। जब भी प्रकाश वायु से किसी और माध्यम में जाएगा, जब भी प्रकाश वायु से किसी और माध्यम में जाएगा तो जो अपवर्तन कोण होगा वो छोटा हो जाएगा आपतन कोण से। कारण ये है कि प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर जैसे ही मुड़ेगी आपतन कोण बड़ा हो जाएगा, अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। तो आप सीधा याद रखिए, वायु से प्रकाश किरण जब भी किसी दूसरे माध्यम में जाएगी वैसे ही जो अपवर्तन कोण होगा वो छोटा हो जाएगा आपतन कोण से। ये जो अभिलंब है और ये जो निर्गत किरण है, इसके बीच का एंगल जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण जिसे यहाँ पर निर्गमन कोण कहा गया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस हम लोग बोलते हैं। इस वाले केस में क्या होता है कि जो ये आपतन कोण है और ये जो निर्गत कोण है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है इमर्जेंट रे के। ठीक, यहाँ देखो क्या कहा गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा है। आपतन कोण छोटा है अपवर्तन कोण से कहा गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है, नहीं बराबर होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, सही है, यानी 3 और 4 सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, सही है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव होती है, यानी ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम लोग यांत्रिक तरंग बोलते हैं। तो ये सही है, ध्वनि तरंग को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, सही है, एक मीडियम चाहिए, है ना, एक मीडियम चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और जो ये कारण है अभिकथन की सही व्याख्या है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए ना, और माध्यम चाहिए इसलिए ये यांत्रिक तरंग कहलाती है। ए हमारा राइट आंसर। एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो ये सारी ही चीज़ें मुर्गी पालक को मिल जाएगी अगर वो क्या करा ले, संकरण करा ले। ये जो एसील है ये ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, यानी ये देशी मुर्गी है। और ये लेग हॉर्न आपको याद रखना, ये विदेशी है। अगर इन दोनों के बीच में प्रजनन कराया जाए, तो इन दोनों के प्रजनन से, संकरण से जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें ये सारी खासियत मिल जाएगी कि वो चारा भी कम खाएंगे, ज़्यादा गर्मी भी सहन करेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजा भी पैदा करेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एसिल जो है ना, एसिल जो है देशी ब्रीड है और ये जो ये लेग हॉर्न है ये विदेशी ब्रीड है ना, विदेशी नस्ल है मुर्गियों की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु को लेकर के मॉडल दिया था। तो इन्होंने कहा था, देखो परमाणु जो है धन आवेशित गोला है, यानी पूरा का पूरा परमाणु ही धन आवेशित है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बिखरे हुए हैं। राइट, पूरा परमाणु धन आवेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें बिखरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं। तो आप सीधा याद रखिए, थॉमसन ने कहा था कि परमाणु धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बिखरे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? घ्राण सूचकों का उपयोग यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है, सही है।
जो घ्राण सूचक होते हैं वो अपना गंध बदल देते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, तो उसके गंध से हम पता लगाते हैं कि जो माध्यम है वो अम्लीय या क्षारकीय है। सही है। लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, प्याज का तेल, लौंग का तेल घ्राण सूचक है। लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है, गलत है। किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच करनी हो तो लौंग के तेल का इस्तेमाल करेंगे, तो गलत है। केवल ए और बी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे डैश का अनुभव होता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, वो तरल में एकदम से डूबा हुआ है, तरल में एकदम से डूबा हुआ है, ऐसे डूबा हुआ है, तो इसके ऊपर एक बल लगेगा जिसे कहा जाता है बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल। क्या कहा जाएगा? उत्प्लावन बल कहा जाएगा। और ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? देखो, अगर ये पिंड डूबा है तो कुछ न कुछ पानी को विस्थापित तो जरूर करेगा, है ना। पानी को हटा करके ये कुछ न कुछ जगह तो जरूर लेगा भाई। जितना इसका आयतन है उतना जगह तो पानी का वो हटाएगा, जितना इसका आयतन है उतने आयतन का पानी तो वो हटाएगा। तो जितना पानी ये विस्थापित करेगा, जितना पानी ये विस्थापित करेगा, उस पानी का भार वही उत्प्लावन बल के बराबर हो जाएगा। तो ये उत्प्लावन बल होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो विस्थापित तरल होगा, अगर द्रव है तो जो विस्थापित द्रव होगा उसके भार के बराबर, उसके भार के बराबर। तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नीचे की ओर बल दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर की ओर बल लगता है और ये बराबर होता है जितना पानी ये विस्थापित करेगा पिंड, उस विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? महिलाएं जो है गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती है, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती है। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है इसमें ना एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही मिश्रण पाया जाता है। देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों के दोनों हार्मोन्स महिलाओं में नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन गोलियों में जो हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों सिंथेटिक फॉर्म होता है, संश्लेषित रूप होता है। यानी वैज्ञानिकों ने इसी दो हार्मोन को जो है लैब में तैयार किया है और उससे ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है बनाई जाती है। तो अगर महिलाएं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल करती है, इन पिल्स का इस्तेमाल करती है, तो नो डाउट जो प्रेगनेंसी है वो तो रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन है वो बिगड़ जाए और उससे क्या होगा, अन्य शारीरिक कार्य जो होंगे वो प्रभावित होंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दुष्प्रभाव है ना, ये दुष्प्रभाव है। ठीक, कि वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करेंगे। नेचुरली जो हार्मोन पाए जाते हैं बॉडी में उसको वो इम्बैलेंस करेंगे, है ना, उसको वो अफेक्ट करेंगे, जिससे जो अन्य शारीरिक कार्य हैं वो प्रभावित होंगी। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। यानी आपको मोनोएटॉमिक एकल परमाणुक अणु को चुनना है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को चुनना है, ऐसे मॉलिक्यूल को चुनना है जो अपने आप में मात्र एक एटम है। तो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन जो है ये नेचर में I2 के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है और हीलियम एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ना। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं, एकल परमाणुक अणु जो हम बोलते हैं, वो अपने आप में मात्र एक परमाणु ही होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम जो है एटम के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे डाई एटॉमिक
द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? कौन सा कथन ठीक प्रकार से यह बताता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जाता है? अगर हम संपीड़ितता की बात करते हैं तो द्रव जो है वो नहीं के बराबर संपीड़ है, ठोस जो है वो नहीं के बराबर संपीड़ है। द्रव भी संपीड़ उतना नहीं है, लेकिन ठोस से हम ज़्यादा बताएंगे। गैस सबसे ज़्यादा संपीड़ है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि गैस के जो अणु होते हैं या गैस के जो कण होते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। उन पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, स्थान है, वो ज़्यादा होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, और ये दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। इसीलिए हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इस पर दाब लगा करके और कणों को हम लोग और पास पास ला सकते हैं। इसी को हम लोग गैस को संपीड़ित करना कहते हैं। हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे ताकि जो गैस के कण हैं उनकी जो ऊर्जा वो कम हो जाए और उसको हम कंप्रेस कर देंगे। तो मेनली जो है दाब को अप्लाई किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है गैस को संपीड़ित करने के लिए। तो गैसों के कण शिथिल रूप से संगठित होते हैं और उनमें अंतराणविक अंतराल अधिक होते हैं। अब देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स, गैसों के कण शिथिल रूप से संगठित होते हैं, अंतराणविक अंतराल अधिक होते हैं, ये सब वर्ड आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये सब जो आप सेंटेंस देखते हो, अटपटा टाइप का सेंटेंस देखते हो, वाक्य देखते हो, वर्ड्स देखते हो, इन सारे के पीछे कारण है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। अगर किसी टीचर ने, अगर किसी ने हिंदी में टाइप करके सवालों को सेट किया होता किताबों से, तो आपको ना सवाल जो ऑप्शन है वो सब आपको अच्छे से समझ में आता कि हाँ यार ऐसा ही सवाल हमें किताबों में देखने को मिलता है, और सारे के सारे वर्ड्स आपको जाने पहचाने से लगते हैं। अब अंतराणविक अंतराल आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एग्जाम में ही मिलेगा। कारण वही है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। वही आप इंग्लिश मीडियम में इसी सवाल को देखोगे, कुछ भी आपको अटपटा नहीं लगेगा, सब कुछ लगेगा कि ये पढ़ा पढ़ा सा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो। गैसों के कण शिथिल रूप से संगठित होते हैं, शिथिल रूप से संगठित होते हैं, है ना, मतलब कि दूर दूर होते हैं। अब देखो मुझे पता है तो मैं चलो आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या पूछ रहा है। अंतराणविक अंतराल अधिक होता है, शिथिल रूप से संगठित होते हैं, समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों को दिक्कत होता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत तो होता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरियम के कारण होता है? ये HIV एड्स है ना, ये जो V है इसका मतलब वायरस होता है, ये तो नहीं होगा। मस्सा ये भी वायरल है, ये भी वायरल है। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल तो है, लेकिन ये STD नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। गोनोरिया हो जाएगा, गोनोरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल है, और साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बी ऑप्शन राइट आंसर। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्यरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? एक गोलीय लेंस, जैसे कि ये उत्तल लेंस है, ये जो वृत्ताकार बाह्यरेखा है, सर्कुलर आउटलाइन है, सर्कुलर आउटलाइन है, इसका ये जो प्रभावी व्यास है, इफेक्टिव डायमीटर, इसकी बात की जाए, इसे क्या कहा जाता है? इसे अपर्चर कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और लेंस का जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? यानी बड़े बांध को, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उसको बनाने का परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है। तो जो बड़े बांध बनाए जाते हैं उससे हो सकता है कि लोगों का विस्थापन हो जाए, है ना, लोगों को उस जगह से विस्थापित करके कहीं और उसको बसाया जाए। तो ये सामाजिक समस्या है जो बांध बनने का परिणाम हो सकता है, बांध बनने के कारण ऐसा हो सकता है। आर्थिक समस्याएं तो होती है भाई, बांध बनाने में पैसे खर्च होते हैं, उनके रख रखाव में, मेंटेनेंस में जो है, बनाने में, मेंटेन करने में उसको पैसे खर्च होते हैं, तो आर्थिक समस्या भी है। और यह है निर्वनीकरण, यानी वनों का खत्म होना।
तो अगर बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उससे जो जंगल है वो डूब सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ना। ये सारे जो है परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं बड़े बांध बनाने के कारण। लेकिन बड़े बांध बनाने से जंगल नहीं लग जाएंगे, है ना, वन जो है वो नहीं लग जाएंगे। वनीकरण का मतलब वन का बनना, जंगलों का बनना। तो बड़े बांध का ये नतीजा हमें देखने को नहीं मिल सकता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जंगल खत्म जरूर हो सकते हैं, वो डूब जरूर सकते हैं बड़े बांध बनने के कारण, लेकिन वो वन जो है अपने आप बनेंगे नहीं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? यानी जो यौगिक है, कार्बन यौगिक है, वो ब्रांच्ड चैन है, वो ब्रांच्ड चैन है, चैन है लेकिन उसमें ब्रांच निकला हुआ है ना, ऐसे चैन है और उसमें ब्रांच निकला होगा। कार्बन परमाणु एक बंद वलय संरचना बनाते हैं। ये जो है जो आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, देखो ऐसे बंद संरचना है ना, ये सारे कार्बन है, 6 कार्बन है इसमें और बंद रिंग बना रहे हैं ये। तो ये विशेषता किसकी है? ये विशेषता है वलय यौगिकों की, साइक्लिक यौगिकों की, या फिर बोल दो चक्रीय कार्बन यौगिकों की, है ना, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड यानी कि चक्रीय कार्बन यौगिक। कार्बन परमाणु एक सतत सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तो ये विशेषता किसकी है? ये विशेषता किसकी है? ये ऑप्शन ए सही नहीं है ना, ये ऑप्शन ए सही नहीं, बी भी सही नहीं है। सतत सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, तो ये विशेषता है सीधी श्रृंखला की, सीधी श्रृंखला की, कि आपको जो है ऐसे चैन दिख जाएगा, है ना, ऐसे चैन दिख जाएगा, कहीं भी आपको ब्रांच नजर नहीं आएगा। कार्बन परमाणु 4 अलग अलग परमाणुओं से बंद होते हैं। तो ये कोई विशेषता नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो वो शाखित श्रृंखला कहलाएगा। शाखित श्रृंखला में क्या होगा? आपको तो पहली बात एक श्रृंखला दिखनी चाहिए, एक श्रृंखला दिखनी चाहिए, एक जो है श्रृंखला दिखनी चाहिए, कार्बन श्रृंखला दिखनी चाहिए, जो मेन मुख्य श्रृंखला होगी, मेन चैन, और उससे साइड में कोई ग्रुप लगा होगा। जैसे ये एक चैन बना दिया, एक चैन बना दिया और इससे ना एक ऐसे ग्रुप लगा दिया, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब देखो ये मेन चैन हो गया और इससे ये साइड ग्रुप एक जुड़ा हुआ है। अब ये ब्रांच्ड है ना, अब ये ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड है, शाखित कार्बन यौगिक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? एक टेस्ट होता है जिसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट में टेस्ट क्या किया जाता है कि जो कार्बन यौगिक है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड या कहीं ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, है या नहीं, ये टेस्ट किया जाता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये चेक करने के लिए किया जाता है जो कार्बन यौगिक है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए। ये जो ब्रोमीन वाटर है इसका कलर ना ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। तो ब्रोमीन वाटर है जो ब्राउन कलर का है और आपके पास मान लो एक यौगिक है, आपके पास एक यौगिक है, आपको बस ये चेक करना है कि इस यौगिक में कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि उस ब्रोमीन वाटर में उस यौगिक को डालेंगे, अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये जो ब्राउन कलर है ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अगर ब्राउन कलर गायब नहीं हुआ इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई जो भी यौगिक है जो आपने ब्रोमीन वाटर में डाला है ना, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब जैसे एथीन है, तो एथीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों पर एक एक ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों पर एक एक ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, तो अब ये आपका हो गया 1,2 डाइब्रोमो
एथेन, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो 2 ब्रोमीन है लेकिन अलग अलग कार्बन पर है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन जिस कार्बन पर है उसका पोजीशन लिखेंगे 1 और 2। ठीक, 2 बार ब्रोमीन आया है तो डाई लगाया, ब्रोमीन है तो इसके लिए प्रीफिक्स ब्रोमो लगाया, 1,2 डाई ब्रोमो है ना, ब्रोमो, और तब जाकर के इसका नाम लिख दिया एथेन। इथेन हो जाएगा, एथीन नहीं इथेन, है ना, क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड है। 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो ब्रोमीन वाटर है, जो ब्रोमीन का ये विलियन होगा, अब ये कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड था, कलरलेस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? यानी इनमें से कौन सा वह गति का समीकरण है, कौन सा वो गति का समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं आता है? अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, वो नहीं आता है। ये तो गति का समीकरण है ही नहीं, ये तीनों गति के समीकरण है। इसमें अंतिम वेग आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि देखो आपके पास बुलेट है, आपके पास बुलेट है जिसका द्रव्यमान है कुछ न कुछ। उसके बाद कहा गया कि एक पत्थर है, एक पत्थर है जो भारी है, जो भारी है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। तो कहा गया है कि जो भाई पत्थर है वो भारी है, लेकिन चाल दोनों की एक समान है, दोनों की चाल एक समान है ना, दोनों की चाल एक समान है। फिर भी जो गोली है लक्ष्य को, टारगेट को, जो गोली है लक्ष्य को, टारगेट को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि क्यों भेद सकती है अधिक गहराई तक? अच्छा, दोनों में से गतिज ऊर्जा किसके पास ज़्यादा है? अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो हाफ mv² हो जाएगा। अब देखो ये v दोनों के केस में एक समान है, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो अब समानुपाती है द्रव्यमान का। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा वो उसके बाद गतिज ऊर्जा ज़्यादा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके पास ज़्यादा है, पत्थर के पास ज़्यादा है, पत्थर के पास ज़्यादा है। अच्छा, संवेग किसके पास ज़्यादा होगा? द्रव्यमान गुने में वेग। अब क्योंकि वेग दोनों के केस में एक समान है, यानी संवेग भी जो है द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। यानी अगर हम संवेग की बात करते हैं तो पत्थर के पास संवेग जो है वो ज़्यादा है, पत्थर के पास संवेग ज़्यादा है। बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, अंतिम संवेग दोनों के केस में 0 हो जाएगा लक्ष्य से टकराने के बाद, और जो प्रारंभिक संवेग है वो पत्थर के पास ज़्यादा है। यानी हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो बल है वो पत्थर ज़्यादा लगाएगा टारगेट के ऊपर गोली की तुलना में। फिर भी पत्थर ज़्यादा बल लगा रहा है गोली की तुलना में टारगेट पे, फिर भी गोली अधिक गहराई तक भेद सकती है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि गोली जो है वो ज़्यादा शार्प है ना, गोली ज़्यादा शार्प है। लेकिन बोर्ड ने आंसर दिया है इसके पास इनर्शिया कम है, जड़त्व कम है, यानी इसके पास द्रव्यमान कम है, इसलिए ज़्यादा गहराई तक भेद सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर तो ये होना चाहिए, इट इज़ शार्पर, इट इज़ शार्पर। देखो गतिज ऊर्जा पत्थर के पास ज़्यादा है ना, संवेग पत्थर के पास ज़्यादा है, टारगेट पे ज़्यादा बल से हिट भी पत्थर ही करने वाला है। गोली फिर कैसे ज़्यादा गहराई तक भेद पाती है? तो इसके लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पर गोली का जो पॉइंट होता है वो नोकीला होता है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, जिससे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है टारगेट के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इस वाले साइड से अगर मैं इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो भी ये मेरे हथेली को नहीं छेद पाएगा। लेकिन 10 के बजाय अगर मैं 8 न्यूटन का बल ही इस वाले साइड से लगाऊं तो ये मेरे हथेली में छेद कर देगा, ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम है। इस पॉइंट, ये जो पॉइंटेड पार्ट है, आगे नोकीली जो पार्ट है, उसका सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया कम होने के कारण जो है कम बल होते हुए भी ज़्यादा प्रेशर जो है हमारे हथेली पर लगेगा और ये हमारे हथेली को छेद कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा मेरे ख्याल से कि जो गोली है ये इसका जो
एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा टारगेट के साथ वो बहुत ही छोटा होगा, तो प्रेशर जो है ज़्यादा अप्लाई होगा। भले कम बल के साथ ये हिट करने वाली है, लेकिन प्रेशर जो है ज़्यादा अप्लाई होगा। तो जो भी सवाल में कंडीशन दिया गया उस हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन तो मुझे यही लगता है कि इट इज शार्पर। शार्प होने के कारण ऐसा हो पाता है। बोर्ड की तरफ से इसका आंसर जो है दिया गया है कि इनर्शिया जो है इसके पास कम होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही आंसर है। ठीक, तो यह अधिक तीक्ष्ण होती है यानी कि शार्पर होती है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब के पास कुछ न कुछ प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो जितने भी पदार्थ होते हैं उन सारे के पास कुछ न कुछ रेजिस्टिविटी होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ न कुछ होती है। और इसके कारण पदार्थ जो है अपने से बहने वाले धारा का विरोध करता है ना। पदार्थ अपने से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। अगर ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अपोज करेगा पदार्थ, यानी अपने से होकर के कम धारा बहने देगा। अगर ये कम है तो अपने से होकर के ज़्यादा धारा बहने देगा, यानी कि धारा बहने का जो विरोध है पदार्थ कम करेगा अगर रेजिस्टिविटी कम है तो हर पदार्थ के पास कुछ न कुछ जो है रेजिस्टिविटी होती ही होती है। तो ये हर पदार्थ का जो है अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।